ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलिए आदिनाथ भगवान, बोलिए नेमिनाथ भगवान, बोलिए गिरनार गौरव श्री निर्मल सागर जी महाराज की, बोलिए क्षुल्लक रत्न से समर्पण सागर जी महाराज। बंधु, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज पूज्य श्री के सानिध्य में हमारा ये 5वां अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बंधुओं, गुरुवर की छवि और गुरुवर को तो कर्म योगी कहा है, तब त्याग और संयम की आप साक्षात प्रतिमा है। और मैं यही कहता हूं गुरुवर के बारे में कि जिनके तप से धन्य हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके तप से धन्य हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके कारण चली आ रही युग युग से यह परिपाटी, और जिनके चरणों से शोभित है, जिनके चरणों से शोभित है जन जन के माथे का चंदन, पूज्य श्री समर्पण सागर जी को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। संयम की प्रतिमूर्ति हमारे सम्मुख, हमारा सौभाग्य इस पुण्य भूमि पर आज हमें ये अधिवेशन करने का, स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला। बंधुओं, पूज्य श्री की छवि को आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह दिसंबर की, जनवरी की छुट्टी ठंड में भी आप केवल एक चद्दर और एक लंगोटी के सहारे रहते हैं। और मैंने तो अही क्षेत्र में गुरुवर को देखा कि पूरी रात, यहाँ तो ठंड इतनी नहीं पड़ रही, लेकिन वहाँ पर इतनी अधिक सर्दी में भी आप पूरी रात पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति को कराते रहते हैं और सुंदर सुंदर भजन भी अपने मधुर वाणी में हमें सुनाते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी गुरुवर के लिए अपनी इच्छामी प्रकट करें। इच्छामी गुरुवर, इच्छामी गुरुवर। अब मैं आता हूं ज्योतिष पर। बंधुओं, भौतिक युग है, परिग्रहों को हमने पाल रखा है और इन परिग्रहों के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दुविधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। प्रारंभ से आती रहती हैं, कोई नई चीज नहीं, लेकिन अब अधिक बढ़ गई है क्योंकि हमारे भौतिकवादी काल में परिग्रह और अधिक बढ़ते हैं
और जितना परिग्रह बढ़ेगा उतनी समस्याएं आएंगी। कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी मकान की समस्या, कभी व्यापार की समस्या, कभी पुत्र की समस्या, कभी शिक्षा की समस्या। तो ये सारी समस्याएं आज के जनमानस को बहुत अधिक उद्वेलित कर रही है और इनका समाधान पाने के लिए इधर उधर घूमता है, ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाता है। कुछ समय पहले तक हमने जैन ज्योतिष का नाम नहीं सुना था, हमें इधर उधर भटकना पड़ता था, अनेक प्रकार के उल्टे सीधे उपाय हमें करने पड़ते थे। लेकिन एक नया प्रचार हुआ जैन ज्योतिष का। आपने देखा कि सबसे पहले शायद श्री श्रीपाल जैन जी, जिन्होंने पारस चैनल पर भक्तांबर के द्वारा समस्याओं का समाधान करना बताया। उन्होंने बताया कि भक्तांबर में जो श्लोक हैं, जो स्तोत्र हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि यदि उनका भावना के द्वारा, भाव के द्वारा, शुद्ध भावों के द्वारा हम उनको पढ़ें तो हम अनेक समस्याओं से पार पा सकते हैं। और आज मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी हो रही है कि उनके सुपुत्र श्री सुधीर जैन और उनकी पुत्रवधू संगीता जैन भी हमारे बीच उपस्थित है। तो श्रीपाल जी ने जो उपाय, जो नींव रखी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारी अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरु जी। बताया है कि जैन आगम में इतने शक्तिशाली स्रोत हैं, बीजाक्षर हैं कि इनके द्वारा हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जैन ज्योतिष कोई नई नहीं है, ज्योतिष कोई अलग नहीं है। ज्योतिष में वही ग्रह हैं, वही सितारे हैं, वही बातें हैं। लेकिन हमारे जैन ज्योतिष में हमने कर्म योग पर ध्यान दिया है। हमने कहा है कि हमें फल तो भुगतना है, नहीं तो हमारा जैन धर्म बेकार हो जाएगा। लेकिन उसको किस प्रकार से हम उसकी निर्जरा कर सकते हैं, इन उपायों को जैन आगम में बड़ी ही सूझबूझ के साथ बताया गया। तो अब हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस अखिल भारतीय जैन ज्योतिष का परिषद का गठन किया गया है लगभग। और पूज्य श्री तो ज्योतिष का बहुत अधिक ध्यान भी रखते हैं। और इनके सामने मैं क्या कहूं कि जैन ज्योतिष कितनी शक्तिशाली है। हमारी इस परिषद के आज 5वां स्थापना दिवस है। इससे पूर्व अनेक हमने अधिवेशन किए, अनेक आचार्यों के, माताजी के और मुनियों के संसर्ग में हमारे ये अधिवेशन हुए, जिनमें हमने लगभग 8 अधिवेशन हम कर चुके हैं। केवल 5 साल की हुए हैं, स्थापना हुए। और इन 5 सालों में कदम इतने बढ़ गए हैं कि ये भारत को छोड़ करके भारत से बाहर भी हम जा चुके हैं। हमारे रवि गुरु जी अभी बैंकॉक होकर के आए, वहां पर जैन ज्योतिष का प्रचार प्रसार किया। उससे पहले आबू धाबी गए
और सऊदी अरब गए, जहां पर जैनियों के द्वारा जैन मंदिर जहां पर है हमें पता भी नहीं है, वहां पर जाकर के इन्होंने इस जैन ज्योतिष के परचम को, इसकी पताका को बहुत ऊपर उठाया। हमारे 8 अधिवेशन यहाँ पर हो चुके हैं, जिनमें पहला अधिवेशन हमारा वर्चुअल हुआ था। उस समय कोरोना का प्रभाव चल रहा था। 30/10/2020 को ये वर्चुअल अधिवेशन हुआ। सौभाग्य सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर, आचार्य व्यर्थ सागर और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 27 फरवरी 2020 को सोनागिर जी में हुआ, पूजा भूषण और भक्ति भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 13 जून, ये भी वर्चुअल हुआ और ये ललित प्रभ जी महाराज, स्वस्ति भूषण माता जी और श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। चौथा अधिवेशन 19 नवंबर 2021 को बड़े गांव में हुआ, दृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद पांचवा अधिवेशन 29 मार्च 2021 को महावीर जी में हुआ, दृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद छठा अधिवेशन 6 फरवरी 2023 को पथरिया जी में हुआ, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में। सातवां अधिवेशन 31 अप्रैल 2024 को सलूम्बर राजस्थान में हुआ, श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में। और आठवां अधिवेशन 18/3/2025 को दिल्ली में हुआ, श्री आचार्य सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इतने कम समय में हमने इन अधिवेशनों के द्वारा बड़े बड़े आचार्यों को, महाराजाओं को, विद्वानों को, माताजी को, आर्यकाओं को, सबको यहाँ पर उनके सानिध्य में इन अधिवेशनों को करने किया। और आज का अधिवेशन पूज्य श्री के सानिध्य में हो ही रहा है। ये स्थापना दिवस है और 5 स्थापना दिवस भी हम मना चुके हैं। पहला स्थापना दिवस 3/9/2021 को बेला जी में हुआ, आचार्य सिद्धांत सागर जी के सानिध्य में। दूसरा स्थापना दिवस 19/8/22 को जयपुर में हुआ, आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में। तीसरा अधिवेशन 18 नवंबर 2023 को भारत से बाहर नेपाल में हमने किया। नेपाल की जो जैन परिषद है उसने हमारी परिषद को आमंत्रित किया कि यहाँ पर आइए और हमें भी जैन ज्योतिष के विषय में कुछ जानकारी दे। नेपाल में एक ही स्थान पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 मंदिर हैं और दोनों के ही समाज मिली जुली है और दोनों ने ही बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ हमारे इस स्थापना दिवस को मनाया। और चौथा अधिवेशन 17/10/24 को आगरा में हुआ, श्री विहंत सागर जी महाराज के सानिध्य में। और अब 5वां हमारा स्थापना दिवस आज पूज्य श्री के सानिध्य में मना रहे हैं। और केवल 5 साल की ये उपलब्धि ये दर्शाती है कि आप सभी का सहयोग, आप सभी की उत्कंठा, आप सभी की जिज्ञासा ज्योतिष के प्रति कितनी अधिक है। आज तक जब हम इधर उधर भटक रहे थे तो हमें पता चला कि जैन आगम में
कितनी शक्ति है। सबसे बड़ा तो हमारा महामंत्र नवकार है। 84 लाख मंत्र जिसमें से उत्पन्न हुए हैं, उसको छोड़ करके हम दूसरी जगह क्यों जाएं? इसी बात को लेकर के इस अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का गठन किया गया है कि हमारे कम से कम जैन भाई इधर उधर ना भटकें। और एक खुशी की बात और है कि अब जैन के अलावा अजैन भाई भी हमसे जुड़ रहे हैं। उन्हें भी अब जैन ज्योतिष पर विश्वास होने लगा। मैंने बताया कि ज्योतिष अलग नहीं है, ज्योतिष एक ही है, लेकिन जो समाधान किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, उसी को लेकर के इस जैन ज्योतिष का निर्माण किया गया। हमारे दूर दूर से पधारे हुए हैं ज्योतिषाचार्य और चंद्र प्रभु जो तीर्थ यात्रा संघ है, वह चाहता है कि हम जो हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं, हम उनका अपने कमलों से स्वागत करें। उनको अतिथि के रूप में उनका हम सम्मान करें। तो इसी श्रृंखला को मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले मैं अपने जो ज्योतिष हैं उनको बुलाता हूं और जो तीर्थ यात्रा संघ के जो भी संयोजक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हमारे इन ज्योतिषाचार्यों का, हमारे इन विद्वानों का मोमेंटों के द्वारा स्वागत करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हमारे महामंत्री डॉक्टर हुकमचंद जैन, ग्वालियर से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं बता दूं इनके विषय में कि इनकी भविष्यवाणियां अक्षर से ठीक हो रही हैं, सत्य सिद्ध हो रही हैं। अनेक समाचार पत्रों में इनकी भविष्यवाणियां, इनकी समय समीक्षा नित्य प्रति प्रचारित होती रहती हैं। ऐसे परम विद्वान डॉक्टर हुकमचंद जैन, और मैं अनुरोध करूंगा आज तीर्थ यात्रा संघ के अध्यक्ष श्री अनुज जैन जी से कि वो आएं और हमारे महामंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री हुकमचंद जैन और श्री अनुज जैन। देखिए, स्वागत का ये नियम है कि आप तालियों के द्वारा स्वागत करने वाले को और स्वागत जिसका हो रहा है उसको ये अनुभव करा दें कि कुछ हो रहा है। नहीं तो आएंगे गूंगे की तरह चले जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। इसके पश्चात हमारी परिषद के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर चंद जैन, और उनके स्वागत के लिए मैं प्रमुख यात्रा संयोजक श्री दीपक जैन जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और हमारे सुमेर चंद जी का, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। इनके विषय में भी थोड़ा सा बता दूं कि प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और अब 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां और बजा दें।
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलिए आदिनाथ भगवान, बोलिए नेमिनाथ भगवान, बोलिए गिरनार गौरव श्री निर्मल सागर जी महाराज की, बोलिए चुल्लक रत्न सिद्ध समर्पण सागर जी महाराज। बंधुओं, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज पूज्य श्री के सानिध्य में हमारा ये 5वां अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बंधुओं, गुरुवर की छवि और गुरुवर को तो कर्म योगी कहा है, तब त्याग और संयम की आप साक्षात प्रतिमा है। और मैं यही कहता हूं गुरुवर के बारे में कि जिनके तप से धन्य हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके तप से धन्य हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके कारण चली आ रही युग युग से यह परिपाटी, और जिनके चरणों से शोभित है, जिनके चरणों से शोभित है जन जन के माथे का चंदन, पूज्य श्री समर्पण सागर जी को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। संयम की प्रतिमूर्ति हमारे सम्मुख, हमारा सौभाग्य इस पुण्य भूमि पर आज हमें ये अधिवेशन करने का, स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला। बंधुओं, पूज्य श्री की छवि को आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह दिसंबर की, जनवरी की छुट्टी ठंड में भी आप केवल एक चद्दर और एक लंगोटी के सहारे रहते हैं। और मैंने तो अही क्षेत्र में गुरुवर को देखा कि पूरी रात, यहाँ तो ठंड इतनी नहीं पड़ रही, लेकिन वहाँ पर इतनी अधिक सर्दी में भी आप पूरी रात पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति को कराते रहते हैं और सुंदर सुंदर भजन भी अपने मधुर वाणी में हमें सुनाते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि सभी गुरुवर के लिए अपनी इच्छामी प्रकट करें। इच्छामी गुरुवर, इच्छामी गुरुवर। अब मैं आता हूँ ज्योतिष पर। बंधुओं, भौतिक युग है, परिग्रहों को हमने पाल रखा है और इन परिग्रहों के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दुविधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। प्रारंभ से आती रहती हैं, कोई नई चीज नहीं, लेकिन अब अधिक बढ़ गई है क्योंकि हमारे भौतिकवादी काल में परिग्रह और अधिक बढ़ते हैं
और जितना परिग्रह बढ़ेगा उतनी समस्याएं आएंगी। कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी मकान की समस्या, कभी व्यापार की समस्या, कभी पुत्र की समस्या, कभी शिक्षा की समस्या। तो ये सारी समस्याएं आज के जनमानस को बहुत अधिक उद्वेलित कर रही है और इनका समाधान पाने के लिए इधर उधर घूमता है, ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाता है। कुछ समय पहले तक हमने जैन ज्योतिष का नाम नहीं सुना था, हमें इधर उधर भटकना पड़ता था, अनेक प्रकार के उल्टे सीधे उपाय हमें करने पड़ते थे। लेकिन एक नया प्रचार हुआ जैन ज्योतिष का। आपने देखा कि सबसे पहले शायद श्री श्रीपाल जैन जी, जिन्होंने पारस चैनल पर भक्तांबर के द्वारा समस्याओं का समाधान करना बताया। उन्होंने बताया कि भक्तांबर में जो श्लोक हैं, जो स्तोत्र हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि यदि उनका भावना के द्वारा, भाव के द्वारा, शुद्ध भावों के द्वारा हम उनको पढ़ें तो हम अनेक समस्याओं से पार पा सकते हैं। और आज मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी हो रही है कि उनके सुपुत्र श्री सुधीर जैन और उनकी पुत्रवधू संगीता जैन भी हमारे बीच उपस्थित है। तो श्रीपाल जी ने जो उपाय, जो नींव रखी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारी अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरु जी। बताया है कि जैन आगम में इतने शक्तिशाली स्रोत हैं, बीजाक्षर हैं कि इनके द्वारा हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जैन ज्योतिष कोई नई नहीं है, ज्योतिष कोई अलग नहीं है। ज्योतिष में वही ग्रह हैं, वही सितारे हैं, वही बातें हैं। लेकिन हमारे जैन ज्योतिष में हमने कर्म योग पर ध्यान दिया है। हमने कहा है कि हमें फल तो भुगतना है, नहीं तो हमारा जैन धर्म बेकार हो जाएगा। लेकिन उसको किस प्रकार से हम उसकी निर्जरा कर सकते हैं, इन उपायों को जैन आगम में बड़ी ही सूझबूझ के साथ बताया गया। तो अब हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस अखिल भारतीय जैन ज्योतिष का परिषद का गठन किया गया है लगभग। और पूज्य श्री तो ज्योतिष का बहुत अधिक ध्यान भी रखते हैं। और इनके सामने मैं क्या कहूं कि जैन ज्योतिष कितनी शक्तिशाली है। हमारी इस परिषद के आज 5वां स्थापना दिवस है। इससे पूर्व अनेक हमने अधिवेशन किए, अनेक आचार्यों के, माताजी के और मुनियों के संसर्ग में हमारे ये अधिवेशन हुए, जिनमें हमने लगभग 8 अधिवेशन हम कर चुके हैं। केवल 5 साल की हुए हैं, स्थापना हुए। और इन 5 सालों में कदम इतने बढ़ गए हैं कि ये भारत को छोड़ करके भारत से बाहर भी हम जा चुके हैं। हमारे रवि गुरु जी अभी बैंकॉक होकर के आए, वहां पर जैन ज्योतिष का प्रचार प्रसार किया। उससे पहले आबू धाबी गए
और सऊदी अरब गए, जहां पर जैनियों के द्वारा जैन मंदिर जहां पर है हमें पता भी नहीं है, वहां पर जाकर के इन्होंने इस जैन ज्योतिष के परचम को, इसकी पताका को बहुत ऊपर उठाया। हमारे 8 अधिवेशन यहाँ पर हो चुके हैं, जिनमें पहला अधिवेशन हमारा वर्चुअल हुआ था। उस समय कोरोना का प्रभाव चल रहा था। 30/10/2020 को ये वर्चुअल अधिवेशन हुआ। सौभाग्य सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर, आचार्य वीर सागर और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 27 फरवरी 2020 को सोनागिर जी में हुआ, पूजा भूषण और भक्ति भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 13 जून, ये भी वर्चुअल हुआ और ये ललित प्रभ जी महाराज, स्वस्ति भूषण माता जी और श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। चौथा अधिवेशन 19 नवंबर 2021 को बड़े गांव में हुआ, दृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद पांचवा अधिवेशन 29 मार्च 2021 को महावीर जी में हुआ, दृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में। इसके बाद छठा अधिवेशन 6 फरवरी 2023 को पथरिया जी में हुआ, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में। सातवां अधिवेशन 31 अप्रैल 2024 को सलूम्बर राजस्थान में हुआ, श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में। और 8वां अधिवेशन 18/3/2025 को दिल्ली में हुआ, श्री आचार्य सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इतने कम समय में हमने इन अधिवेशनों के द्वारा बड़े बड़े आचार्यों को, महाराजाओं को, विद्वानों को, माताजी को, आर्यकाओं को, सबको यहाँ पर उनके सानिध्य में इन अधिवेशनों को किया। और आज का अधिवेशन पूज्य श्री के सानिध्य में हो ही रहा है। ये स्थापना दिवस है और 5 स्थापना दिवस भी हम मना चुके हैं। पहला स्थापना दिवस 3/9/2021 को बेला जी में हुआ, आचार्य सिद्धांत सागर जी के सानिध्य में। दूसरा स्थापना दिवस 19/8/22 को जयपुर में हुआ, आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में। तीसरा अधिवेशन 18 नवंबर 2023 को भारत से बाहर नेपाल में हमने किया। नेपाल की जो जैन परिषद है उसने हमारी परिषद को आमंत्रित किया कि यहाँ पर आइए और हमें भी जैन ज्योतिष के विषय में कुछ जानकारी दे। नेपाल में एक ही स्थान पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 मंदिर हैं और दोनों के ही समाज मिली जुली है और दोनों ने ही बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ हमारे इस स्थापना दिवस को मनाया। और चौथा अधिवेशन 17/10/24 को आगरा में हुआ, श्री विहंत सागर जी महाराज के सानिध्य में। और अब 5वां हमारा स्थापना दिवस आज पूज्य श्री के सानिध्य में मना रहे हैं। और केवल 5 साल की ये उपलब्धि ये दर्शाती है कि आप सभी का सहयोग, आप सभी की उत्कंठा, आप सभी की जिज्ञासा ज्योतिष के प्रति कितनी अधिक है। आज तक जब हम इधर उधर भटक रहे थे तो हमें पता चला कि जैन आगम में
कितनी शक्ति है। सबसे बड़ा तो हमारा महामंत्र नवकार है। 84 लाख मंत्र जिसमें से उत्पन्न हुए हैं, उसको छोड़ करके हम दूसरी जगह क्यों जाएं? इसी बात को लेकर के इस अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का गठन किया गया है कि हमारे कम से कम जैन भाई इधर उधर ना भटकें। और एक खुशी की बात और है कि अब जैन के अलावा अजैन भाई भी हमसे जुड़ रहे हैं। उन्हें भी अब जैन ज्योतिष पर विश्वास होने लगा। मैंने बताया कि ज्योतिष अलग नहीं है, ज्योतिष एक ही है, लेकिन जो समाधान किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, उसी को लेकर के इस जैन ज्योतिष का निर्माण किया गया। हमारे दूर दूर से पधारे हुए हैं ज्योतिषाचार्य और चंद्र प्रभु जो तीर्थ यात्रा संघ है, वह चाहता है कि हम जो हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं, हम उनका अपने कमलों से स्वागत करें, उनको अतिथि के रूप में उनका हम सम्मान करें। तो इसी श्रृंखला को मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले मैं अपने जो ज्योतिष हैं उनको बुलाता हूं और जो तीर्थ यात्रा संघ के जो भी संयोजक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हमारे इन ज्योतिषाचार्यों का, हमारे इन विद्वानों का मोमेंटों के द्वारा स्वागत करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हमारे महामंत्री डॉक्टर हुकमचंद जैन, ग्वालियर से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं बता दूं इनके विषय में कि इनकी भविष्यवाणियां अक्षर से ठीक हो रही हैं, सत्य सिद्ध हो रही हैं। अनेक समाचार पत्रों में इनकी भविष्यवाणियां, इनकी समय समीक्षा नित्य प्रति प्रचारित होती रहती हैं। ऐसे परम विद्वान डॉक्टर हुकमचंद जैन, और मैं अनुरोध करूंगा आज तीर्थ यात्रा संघ के अध्यक्ष श्री अनुज जैन जी से कि वो आएं और हमारे महामंत्री महोदय का स्वागत करें, श्री हुकमचंद जैन और श्री अनुज जैन। देखिए, स्वागत का ये नियम है कि आप तालियों के द्वारा स्वागत करने वाले को और स्वागत जिसका हो रहा है उसको ये अनुभव करा दें कि कुछ हो रहा है। नहीं तो आएंगे गूंगे की तरह चले जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। इसके पश्चात हमारी परिषद के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर चंद जैन, और उनके स्वागत के लिए मैं प्रमुख यात्रा संयोजक श्री दीपक जैन जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और हमारे सुमेर चंद जी का, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। इनके विषय में भी थोड़ा सा बता दूं कि प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और अब 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां और बजा दें। वो आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं
जो मनोज जैन जी हैं हमारी यात्रा संयोजक, कृपया वो मंच पर आए और श्री डॉक्टर महेश जी का स्वागत करें। इसके पश्चात श्री जय कुमार जैन, श्री जय कुमार जैन एडवोकेट, पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन मंत्र साधना में और वास्तु में काफी कुछ जानते हैं, बताते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा श्री वीरेश जैन जी से वो आए और इनका स्वागत करें, जय कुमार जी का। महेश जैन जी आ जाएं कृपया, वीरेश जी आए नहीं अभी से। श्री विनय जैन जी यात्रा संयोजक, विनय जैन जी हमारी 3 नंबर बस में हम ज्योतिषाचार्य परिषद के लोग बैठे हैं और बड़ा ही इन्होंने सुंदर संयोजन वास्तव में बस में कर रखा है, किसी भी चीज की कहीं कोई कठिनाई होने नहीं देते। श्री लक्ष्मी चंद्र। इसके पश्चात श्री सुधीर जैन, मैंने बताया कि हमारे गुरु जी के भी गुरु के जो गुरु रहे श्री श्रीपाल जैन जी के सपुत्र हैं और सहपरिवार पधारे है नहीं। लेडीज बुला तो यात्रा या वो लेडीज है ना, महिला मंडल से कोई नहीं आ रहा। अगला नाम बुलाओ, अरविंद जैन। इसके बाद धीरज जैन जी बड़ौद से हमारे बीच आते हैं। धीरज जैन जी जैन का स्वागत करेंगे, हमारे परम संरक्षक हैं यात्रा संघ के और कहीं ना कहीं यात्राओं का संरक्षण करते रहते हैं। देखता हूं मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि कहीं ना कहीं की यात्रा का ये संयोजन करते रहते हैं। किसका अगला नाम किसका था जी? अध्यक्ष जी के लिए मैंने इन्हें रोक रखा था, इनको बड़ौद के धीरज जैन जी, अरविंद जी को उनके लिए रोक रखा। तो चलो फिर करवाने। धीरज जैन बड़ौद से हमारे बीच आए और इनका स्वागत करने के लिए श्री महेश जैन जी है क्या? महेश जैन जी, सुशील जैन जी, वीके जैन जी, आनंद जैन जी, और बताओ कौन दिख रहे हैं? आओ कृपया आप सभी बारी बारी से हमारे इन विद्वानों का स्वागत करते रहें और पूज्य श्री के सानिध्य में सम्मान पाकर वास्तव में पंडित महावीर प्रसाद जैन, बस तो इनसे ही करा दो जो भी है। पंडित महावीर प्रसाद जैन, हाँ। इसके पश्चात श्रीमती सुनीता जैन जयपुर से हमारे बीच हैं, उनको भी ले आओ, भाई साहब को भी ले आओ।
इसके बाद डॉक्टर नेहा जैन जयपुर से, डॉक्टर नेहा जैन जयपुर से हमारे बीच। जो भी सदस्य सहपरिवार आए हैं कृपया अपने साथियों को जरूर लेकर के आए साथ में। जैन, ऐसे नाम बोलते रहो जी आप, अनुज जी। हाँ जी, आप बुलाते रहो जो मुझे चेहरे नजर आ रही है। हाँ बताते रहो जी। ममता जी आ रही हैं। इसके पश्चात श्रीमती पूर्णिमा जैन बंगलोर से। देखिए किस तरह पूरे भारत को जोड़ करके रख रखा है। बंगलोर से हमारे बीच हैं श्रीमती पूर्णिमा जैन जी। हाँ महिला को सीमा जैन जी मुरादाबाद से हमारे बीच हैं, कृपया आए और पूर्णिमा जी का स्वागत करें। श्रीमती कविता जैन, इसके बाद कविता जी। बस लास्ट ही है लेडीज तो ये। हाँ स्वागत करवा देंगे जिसका जो आप कहोगे। निधि जैन मेरठ से कृपया आए और श्रीमती कविता जैन जी का स्वागत करें। श्रीमती निधि जैन मेरठ से। सांगली महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं श्री राजीव जैन। हैं जी सुदर्शन जैन। राजीव जैन दिल्ली से। दिल्ली से हमारे बीच राजीव जैन जी। सुदर्शन जी भी आ जाएं। राजीव जैन जी दिल्ली से हमारे बीच। संदीप जैन आए शामली से। संदीप जैन शामली से संदीप जैन जी हमारे बीच हैं, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। इसके पश्चात पंडित दीपक जैन ग्वारा रेवासा से मध्य प्रदेश से। जयप्रकाश जैन जी आ जाएं, स्वागत करें हमारे इस युवा ज्योतिष का। श्री जयप्रकाश जैन। इसके तालियां को क्या हो गया, हो जाता है, भूल जाते हो क्या? इसके पश्चात इन्हीं के बड़े भाई हैं पंडित अभिषेक जैन, ये भी ग्वारा से हैं और किशनगढ़ मध्य प्रदेश। सुशील जैन जी इनका स्वागत करेंगे, जो चंद्र प्रभु तीर्थ यात्रा संघ के संयोजक हैं श्री सुशील जैन जी।
बंधुओं, आपने देखा सुना कि किस प्रकार से पूरे भारत को जैन ज्योतिष के माध्यम से जोड़ करके रख रखा है। फूलों का एक गुलदस्ता बनाया है, मोतियों की एक माला बनाई है, जो जैन ज्योतिष में, ज्योतिष के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में मैं मानता हूं। जैन ज्योतिष का कहीं नाम नहीं था, लेकिन एक ऐसा अंकुर फूटा कि 5 साल के अंदर अंदर वो एक वृक्ष का रूप धारण करता जा रहा है। लगभग 250 के लगभग सदस्य हमारी इस जैन ज्योतिषाचार्य परिषद में पूरे भारत से जुड़ चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे बंबई हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो। ये तो बहुत कम आए हैं, लेकिन समय समय पर आते रहते हैं। और ये बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सबको जोड़ने में आप जैसे संतों का हमारे ऊपर सदै ही वरद हस्त रहा है। तो इसी वरद हस्त की छाया में हमारे गुरुजी ने इन सबको जोड़ा, सबके सामने एक नया विचार रखा, सबने उस विचार को स्वीकार किया और मैं अकेला ही चला था, जान बे मंजिल बगर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। इस प्रकार से ये जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का ये कारवां बन गया। लगभग 250 के सदस्य आज इस परिषद में हैं और इसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी। और इनके लिए तो मैं 2 लाइन यही पढ़ा करता हूं कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा ही एक हौसला, ऐसा ही एक जज्बा, ऐसा ही एक उत्साह लेकर के जिन्होंने इस नई परंपरा को शुरू किया, ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि वो आए और उनके स्वागत के लिए हमारे श्री अरविंद जैन परम संयोजक, श्री अनुज जैन अध्यक्ष, श्री दीपक जैन प्रमुख यात्रा संयोजक और श्री प्रदीप जैन अध्यक्ष जैन समाज बिहारी कॉलोनी, आप आएं और हमारी इस अनोखे व्यक्तित्व का स्वागत करें, हमें धन्य करें। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। परिषद को इनका साथ मिलता है और इनका संचालन बहुत ही अनुकरणीय हमारी परिषद के लिए है। ऐसे डीके जैन साहब को उनके लिए मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आएं और उनका सम्मान
इस साइड में बैठे हुए संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय आदि सभी मिलकर के करेंगे डीके जैन साहब का सम्मान। हेलो, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आज। इतने पूरे देश के ज्योतिषियों के बीच आप बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से ज्योतिष के प्रति आपकी कुछ समस्याएं होंगी, आपके परिवार के प्रति, आपकी संतान के प्रति, आपके वास्तु के प्रति, आपके कुंडली के प्रति, आपके ग्रहों के प्रति, यानी अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे इन ज्योतिषाचार्यों के पास है। आप जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, हजारों रुपए वहां पर देने पड़ते हैं, लेकिन आज का ये सेशन विशेष रूप से निःशुल्क हमने रखा है। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, आप उनको बड़े ही स्पष्ट रूप से बात करेंगे तो शायद उसका कुछ निवारण आपको अवश्य मिलेगा। और हम प्रारंभ कर रहे हैं संघ का समाधान जैन ज्योतिष के द्वारा, और मैं इसके लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे इन बंधुओं की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करें। श्री रवि जैन गुरु जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए उनको। पूरा सदन तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 22वें तीर्थंकर राहु ग्रह ऋष निवारक श्री नेमिनाथ भगवान की, साक्षात विराजमान परम पूज्य कर्म योगी क्षुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की, बंधुओं, अभी आपने संचालक महोदय श्री डीके जैन जी को सुना और उन्होंने ज्योतिष के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। निश्चित रूप से सभी के मन में कुछ जिज्ञासा होती है, हर परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं, और अगर हम जैन शास्त्रों को देखते हैं, जैन ग्रंथों को खंगालते हैं, तो हमें उन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से मिल सकता है। आवश्यकता केवल और केवल जैन दर्शन पर विश्वास करने की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपके समक्ष मध्य में, मंच के मध्य में विराजमान है, परम पूज्य कर्म योगी क्षुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज, पूज्य श्री ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन साधु संतों की कुछ गरिमा होती है, कुछ मर्यादा होती है। इसके लिए इन्होंने अपना जो संपूर्ण आशीर्वाद है हम लोगों को दिया है। अगर आप ज्योतिष को
थोड़ा भी विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक माइक आपके पास जा रहा है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, उस समस्या को आप अपनी पर्सनल समस्या बताकर मत रखिएगा, क्योंकि ज्योतिष एक डॉक्टर की तरह होता है, एक वकील की तरह होता है। हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किसी की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हम उसे जग जाहिर ना करें। तो इसलिए अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप उसको कॉमन बनाकर पेश करिएगा। जैसे कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसकी एक बिटिया की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मांगलिक दोष क्या होता है, गणमूल नक्षत्र क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है। हमारा एक रिश्तेदार है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। देखिए, पूरे भारत से ज्योतिष आचार्य और वास्तुविद यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे गर्व है, मात्र 5 वर्षों में 225 से ज़्यादा ज्योतिष आचार्य और वास्तुविद इस संस्था को सुशोभित कर रहे हैं। ये एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हुआ है जिसमें हर तरह के फूल हैं, जो देखने में सुंदर भी हैं, जो खुशबू भी अच्छी दे रहे हैं, जो आपके घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है, राजीव जी, सुशील जी, आप माइक लेकर पब्लिक के बीच चले जाइएगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या रख सकता है, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत विषय हमारे समाज में है मांगलिक दोष का। हर कोई मांगलिक दोष के कारण परेशान है और आजकल तो पूज्य श्री लगे हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है या हमारा बच्चा मांगलिक नहीं है, जबकि इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज एक बहुत बड़े मन से पूज्य श्री के पावन सानिध्य में आपको बताना चाहूंगा कि मांगलिक दोष होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा हम लोगों ने उसे बना दिया है। मांगलिक की शादी सादे बच्चे से हो सकती है, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें और हमारी कुंडली अच्छे से मिल जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है कि दोनों बच्चे मांगलिक हों या दोनों बच्चे मांगलिक ना हों, क्योंकि कुंडली में जो 36 गुण होते हैं, कई बार आप देखेंगे 13, 14, 15 गुण मिल रहे होते हैं, हम तब भी शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। और कई बार 30, 32, 34 गुण मिल रहे होते हैं, हमें तब भी इस रिश्ते के लिए मना करना होता है, क्योंकि जो आजकल लैपटॉप पर कुंडली मिलान का रिवाज चल गया है पूज्य श्री, ये एक समाज में बहुत गलत परिपाटी शुरू हो गई है। बहन जी 2 मिनट बैठ जाइएगा, मैं अभी बुला रहा हूं आपको। ये एक बहुत गलत परिपाटी शुरू हो गई है। आजकल हम लोग जब कोई बायोडेटा हमारे पास आता है, हम मोबाइल खोलते हैं और दोनों बच्चों की जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डालते हैं और हम देखते हैं 28 गुण मिल गए और दोनों मांगलिक हैं, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा कुंडली मिलान हो गया अरविंद जी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार, जैसा मैंने अभी पूर्व में भी कहा है, 13, 14 गुण मिल रहे होते हैं और एक मांगलिक हो और एक मांगलिक ना हो, हम तब भी शादी की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन कई बार दोनों बच्चे मांगलिक होते हैं, 32 गुण मिलते हैं और आप देखते हैं शादी के 6 महीने बाद उनमें विवाद शुरू हो जाता है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने एक अपनी कार्यशैली को बदला है, उसका नतीजा है। आपको चाहिए, जिस पर आपको विश्वास है उनसे कुंडली कुंडली अगर वो कहें यस तो यस, वो कहें नो तो नो, क्योंकि कुंडली मिलान
ज्योतिष का एक ऐसा विषय है जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर को अपना बेस्ट देना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में दो विषय ऐसे हैं जिसमें एक ज्योतिषी को अपना सर्वोत्तम देना पड़ता है, देना चाहिए। एक तो शादी से संबंधित कुंडली मिलान, और दूसरा व्यापार या जॉब से संबंधित हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, क्योंकि ये दोनों जैसे विषय प्रदीप जी ऐसे नहीं है कि जिसमें हम वापसी कर सके। ऐसा नहीं है मैं एक शर्ट बाजार से लाया, पसंद नहीं आई तो कल दूसरी ले लेंगे। ये दोनों विषय ऐसे हैं, इस पर जीवन का दारोमदार होता है, तो इनको हमें हल्के से बिल्कुल नहीं लेना है। और ज्योतिष को अपनाकर आप इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। बताइए बहन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी स्वामी महाराज जी, नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे जानना है मेरा बेटा कब गृहस्थ आश्रम में चलेगा और कितना उसका जीवन सुखी रहेगा। आपका बेटा ये समाज जो है ना, थोड़ा सा सुनता तो है लेकिन उसके बाद उसको उड़ाता भी है। आप इस तरह से लीजिएगा कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, क्योंकि देखिए क्या है, जब तक हम किसी की अच्छे सिग्नल तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हाँ, आज इस मंच से जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, ग्वालियर से हमारे बीच में डॉक्टर हुक्मचंद जी हैं, जो हमारी परिषद के महामंत्री हैं, सुमेर चंद जी हैं, महावीर प्रसाद जी, बहुत सारे विद्वान यहाँ पर हैं। वो आपको कॉमन रेमेडी बताएंगे, क्योंकि जहाँ तक कुंडली अवलोकन का विषय है, परफेक्ट रेमेडी तो आपको उसी से मिलेगी, लेकिन कॉमन रेमेडी सबके लिए होती है, वो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। देखिए, शादी में क्या होता है मैं आपको बता दूं, 3 चीजें हमें देखनी होती हैं। एक कुंडली का सप्तम भाव, महामंत्री जी इस पर एक कुंडली बना दीजिएगा, जरा नीचे रखे ना बोर्ड पे, मेष लगन की कुंडली बना दीजिएगा, लीजिएगा ये मेष लगन की कुंडली बना दीजिएगा। हाँ, 3 चीजें देखनी होती है। एक हमें सप्तम भाव देखना होता है, एक हमें गुरु ग्रह देखना होता है, और एक शुक्र ग्रह देखना होता है। ये कॉमन है। अगर बच्चों की ये तीनों चीजें परफेक्ट होती है तो आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, शादी की उम्र भी नहीं होती और शादी हो जाती है। माँ बाप को पता भी नहीं लगता कि कब रिश्ता आया, कब शादी हुई, कब बिटिया अपने घर चली गई या कब बहू हमारे घर में आ गई। लेकिन इसमें से अगर एक चीज खराब होती है, कमजोर होती है, तो हमारी थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। अगर इसमें से 2 चीजें खराब होती हैं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अगर ये तीनों चीजें कमजोर होती है तो शादी होने में भी दिक्कत होती है, और शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन अच्छे से चले इसमें भी दिक्कत आ सकती है। देखिए, अभी हमारे महामंत्री जी ने जो कुंडली बनाई है, ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो खाना होता है, ये 7th हाउस होता है। यहां नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये जो भाव है ये हमारे पार्टनर का है, हमारे वैवाहिक जीवन का है। सबसे पहले तो इसका मजबूत होना आवश्यक है। दूसरा, शादी कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो गुरु ग्रह के पास होती है, ध्यान रखिएगा, कॉमन बात है बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि शादी वाले दिन ही ये डिपार्टमेंट शुक्र के पास हैंडओवर हो जाता है। वैवाहिक जीवन को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो शुक्र ग्रह की होती है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ये तीनों चीजें, सप्तम भाव, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो शादी होने में भी और शादी होने के बाद भी दिक्कत आ सकती है। अब जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपका सवाल है कि शादी लेट हो रही है, कब तक होगी, उसके लिए आपको 3 उपाय तो करने ही चाहिए। एक तो एक माला रोजाना आपको फेरनी चाहिए, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। एक माला रोजाना बच्चे से फिरवाइएगा। दूसरा, शुक्रवार के दिन शाम के समय उसे पुष्पदंत चालीसा पढ़ने के लिए कहिएगा। और तीसरा,
गुरुवार के दिन ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः की एक माला अलग से फेरने के लिए कहिएगा। ये 3 उपाय तो आप उससे करा दीजिएगा। इनका कोई नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज आपको कोई नग बताऊं तो हो सकता है वो आपकी कुंडली के अनुसार उपयुक्त ना हो। अगर मैं आपको कोई और दान बताऊं या कोई और विषय का दान बताऊं तो हो सकता है वो आपके लिए उपयुक्त ना हो। लेकिन ये 3 उपाय तो ऐसे हैं, ये कॉमन है, इनको आप आराम से करवा ही सकती है। बाकी कुंडली का अवलोकन का विषय है, वो आराम से जब भी आप किसी को कुंडली दिखाई, ये भी ध्यान रखिएगा, आराम से उनसे समय लेकर तब उनके पास जाएं, क्योंकि जब तक हम अच्छे से कुंडली का अवलोकन नहीं कर लेंगे, मैं अपनी बताऊं, मुझे कुंडली अवलोकन में 1 घंटा लगता है एक क्लाइंट के साथ, एक कुंडली में, तब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। क्योंकि पहले मैं अपनी संतुष्टि करता हूं, उसके बाद सामने वाले की। जी बताइएगा। मुझे ये पूछना था, भक्तामृत जी में जो जाप दी जाती है वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए? जैसे लक्ष्मी प्रदायक जाप है और रोग की भी जो जाप है वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए? आइएगा, जल्दी से फटाफट आइएगा और इनका आंसर दीजिएगा। इनका जो है मंत्र शास्त्र में बहुत अच्छा ज्ञान है, ये बताएंगे। जी देखिए, किसी भी प्रकार की मंत्र साधना करने के लिए सबसे पहले 8 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। जब तक आप संकल्प के साथ शुद्धि पूर्वक जाप नहीं करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हैं भक्तांबर, देखिए सबसे पहले भक्तांबर का शुद्ध और सहस्वर वाचन बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे, 8 प्रकार की शुद्धि नहीं करेंगे, भाव शुद्ध होने चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए, मंत्र जाप निर्धारित होनी चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जाप, एक ही माला से 10 व्यक्ति जाप कर रहे हैं, आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। आपका आसन शुद्ध नहीं है, प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर आप जाप करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। और आप जो बोल रहे हैं, तो भक्तांबर के एक एक काव्य को पढ़ने की अपेक्षा आप पूरे 48 काव्यों को सहस्वर वाचन करिए, प्रतिदिन करिए, निर्धारित समय करिए, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। से संबंधित के गणमूल जी। पूज्य क्षुल्लक श्री को इच्छामी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व समय में देखा जाता था कि शादी विवाह का जीवन बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से होता था, ठीक है। आज देखने में आ रहा है कुछ ही समय में भगवान के समक्ष ली गई प्रतिज्ञाएं भी कुछ ही समय में लोग तोड़ देते हैं। इसमें ज्योतिष के द्वारा क्या किया जा सकता है? आंसर काफी हद तक आ गया है, क्योंकि हम मानते तो हैं कि हमने कुंडली मिलाई, लेकिन सही मायने में वो कुंडली मिलाने के नाम पर और हम गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा, हमारे महामंत्री यहाँ पर हैं, डॉक्टर हुकमचंद जी, मेरा निवेदन ये उसका आंसर देंगे। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा। देखिए, बालक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये समस्या इसकी नहीं है, इसने किसी ने इसको कहा और इसने लिख के प्रेषित की है। क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, इतना समझते हैं, आवाज़ से भी समझते हैं, चेहरे से भी समझते हैं, हस्तरेखा से भी समझते हैं और कुंडलियाँ भी बोलती हैं। और ये समस्या इसकी नहीं है, ये बहुत ही मार्मिक एक प्रश्न है, एक समस्या है, ज्वलन समस्या है। वो हम लोगों के लिए भी है और हमारे संतों के लिए भी है, हमारी समाज के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है और ये सभी जगह लागू होता है। सभी के घरों की ये समस्या हैं और घर घर की समस्या बनने वाली है। तो देखिए, इसका प्रश्न ये है कि आजकल कुंडलियाँ भी मिलवा लेते हैं, 2100 जो भी पैसे देते हैं हम दे देते हैं, और वो कुंडलियाँ भी पूरे 32 गुण, 28 गुण, 22 गुण जो मिलाना है, मंगली वगैरह सब मिला के देते हैं। और कुछ ही समय बाद उनका डिवोर्स के लिए पेपर कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका निदान इन्होंने, बच्चे ने चाहा है, तो मैं डॉक्टर हुकमचंद जैन ज्योतिषाचार्य बताना चाहूँगा कि मेरे पास, मैं 26 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पास में ऐसे परिचित हमारे
बहुत सारे आते हैं कुंडली मिलवाने के लिए, और कुंडली मिलाने के लिए एक बच्ची की या बच्चे की वो महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं, इससे नहीं मिल रहा, ये अच्छा लड़का चाहिए, ये गुण कम है, वो गुण कम है, कुंडली भी मिल जाती है। उसके बाद में हमने 28 गुण मिला दिए, मंगली भी मिला दिया, ग्रह मैत्री भी मिला दी, नाड़ी भी मिला दी और गण भी मिला दिया, सब मिल गया। उसके बाद में भी मिलाते मिलाते वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि शादी बताओ कितने बजे की है, तो इसके लिए घूमते रहते हैं बाटका करने के लिए। हम शादी की जो लग्न बताते हैं उस लग्न पे आज 99% व्यक्ति नहीं बैठता। बंधुओं, लग्न एक मुहूर्त होता है और जिसका करोड़ गुना फल हमारे ज्योतिष में होता है। लग्न की शुद्धि, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे विवाह हो, चाहे नींव का खनन हो, चाहे कूप खनन हो, सभी कार्यों में लग्न की प्रधानता है। ज्योतिष में लग्न की प्रधानता है। अगर लग्न के समय पर कोई फेरों पे नहीं बैठा, फेरों की लग्न कितने समय की होती है? 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा और 2 घंटे, 2.5 घंटे लग्न छोटी बड़ी होती हैं। तो देखिए 12 लग्न, इसमें 12 राशियां लिखी हैं, ये लग्न है, ये लग्न चक्र है। और अगर हमारा 10 मिनट जो लग्न बताया, हमने बताया किसी व्यक्ति को कि आपका फेरों का समय दोपहर का 11 बजे से 1 बजे का है और वो बैठ रहा है 4 बजे, अब वो 4 बजे बैठा तो ये घड़ी पूरी चेंज हो जाती है, ये पूरी लग्न चेंज हो गई। अब उसमें जो शनि था अभी 6वें घर में था, 3रे घर में था, 11वें घर में था, या जो पाप और क्रूर ग्रह हमारे 6 घर में 3 में बैठे होते हैं वो अच्छे होते हैं, और वो केंद्रों में आ गए, लग्न में आ गए, तो वो मंगली तो कोई मिलान ही नहीं रहा ना, वो तो पूरी लग्न दूसरी बन गई। शादी के समय की लग्न दूसरी बन गई, गृह प्रवेश की लग्न आपकी दूसरी बन गई, आपके सारे कार्यों की लग्न दूसरी बन गई, और उसमें पाप ग्रह केंद्रों में आ गए और जो शुभ ग्रह थे वो पाप घरों में पहुंच गए, तो उसका परिणाम कोई रोक ही नहीं सकता और अशुभ आएगा। और यही कारण है हमें जो विद्वान से हम कुंडली मिलवाने में इतना परिश्रम करते हैं, हमें लग्न का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी विद्वान बताए उसी समय पर फेरे कराना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मतलब दरिद्री व्यक्ति होता है, दरिद्री योग जिसकी कुंडली में होता है, वो विवाह के बाद सुखपूर्वक जीवन यापन करता है, अगर लग्न पर फेरों पे बैठता है तो इसका ध्यान रखें, लग्न का ध्यान रखें, तो आप पूरा राष्ट्र देश सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, किसी के घर में कलह नहीं होगा। मेरा ये मानना है और प्रैक्टिकल भी है। देखिए, अभी जैसे महामंत्री जी ने बताया कि लगन का देखना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे आप घर में चाय बनाने के लिए जाते हैं, आपने दूध भी मंगा लिया, गैस भी गर्म कर ली, पानी भी चढ़ा दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी, लेकिन गलती से चीनी की जगह नमक डल गया तो क्या होगा? ऐसे ही जब हमें 100% लेना होता है तो हमें 100% ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट भी कर ली, गाड़ी चल भी रही है, लेकिन गियर अगर रिवर्स लग गया तो जहां आपको जाना है उससे आप उल्टा चले जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो जो लगन निकलता है मुहूर्त का बहुत बड़ा मतलब विशेष महत्व ज्योतिष में होता है। अगर हम मुहूर्त का भी ध्यान रखेंगे तो भी हम बहुत लाभ ले सकते हैं। जी बताइए। दोष किसी विशेष आयु में पूर्ण स्वतः ही पूर्ण हो जाता है जी, और मांगलिक दोष के साथ यदि मूल दोष भी हो जी, तो उसका क्या निवारण हो सकता है? हाँ, निर्मल जैन। देखिए निर्मल जी और उपस्थित जनसमूह, एक बात आप समझ लीजिएगा, केवल शनि की 7.5 और ढैया, ये 2 चीजें तो ऐसी होती है कि जो जीवन में आती रहती है, जाती रहती है। मैं पहले शनि की 7.5 और ढैया के बारे में बता दूं, फिर भैया के विषय पे आऊंगा। देखिए, शनि की 7.5 और ढैया से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में 30 साल की आयु तक एक बार शनि की 7.5 और 2 बार ढैया आएगी ही आएगी। ढैया 2.5 साल की होती है और 7.5
7.5 साल की होती है। उसके बाद जब हमारी आयु 30 से 60 साल के बीच होती है, तब एक बार 7.5 और 2 बार ढैया फिर आएगी। और अगर हमारी आयु 60 से 90 साल की होती है तो फिर एक बार 7.5 और 2 बार ढैया हमारे जीवन में आएगी। तो शनि की 7.5 और ढैया तो आती जाती रहती है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात मूलों की और मांगलिक की, देखिए कुंडली में जितने भी दोष होते हैं, चाहे वो कालसर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, मूलों में हो, सूर्य ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, ऐसे हजारों दोष और योग होते हैं। वो कुंडली में जन्म से आते हैं और आखिर तक रहते ही हैं। अगर कोई आपसे ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म है, आप मूलों में हुए हैं, आप मूलों की शांति करा लीजिएगा और ये मूल समाप्त हो जाएंगे, तो ये समाप्त नहीं होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब आप इसकी शांति कराते हैं तो कुछ समय के लिए इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो जहाँ तक मूलों की बात है, वो भी जन्म से आते हैं और आखिर तक रहते ही हैं। रही बात मांगलिक की, देखिए मांगलिक के बारे में कहा जाता है कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में मंगल है तो वो है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मंगल से हमें डरने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मंगल के लिए सादा बच्चा भी चल सकता है अगर कुंडली का मिलान हमारा हो रहा है। तो जहां तक मंगल के समाप्त होने की बात है, ऐसा नहीं है कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मंगल है तो है, मांगलिक जो बच्चा है वो जन्म से है और आखिर तक रहता है। जी बताइएगा। पूज्य श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैन ज्योतिष के द्वारा हम हमारे पिछले जन्म के बारे में या पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं क्या, कि जिससे कि अगर हमें पता लगे तो हम अपने जीवन को, जो अपना अंतिम लक्ष्य है मोक्ष मार्ग की ओर, उधर अपने को आगे बढ़ा सके। बहुत तो अपने को सिद्ध कुमार सेठी। सिद्ध कुमार सेठी जयपुर से हैं शायद आप? जी सर। जी देखिए सिद्ध जी, निश्चित रूप से आप गौर करिएगा, ये जो बच्चे का जन्म होता है उसके बाद आप पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी एक कुंडली बनाकर आपको दे देते हैं। ये जो कुंडली होती है ये और कुछ नहीं है, आपके पिछले जन्मों की बैलेंस शीट है। ये ध्यान रखिएगा। क्या है कि उस समय उस बच्चे ने ना तो कोई पाप किया ना कोई पुण्य किया, फिर क्यों उसकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के आकर बैठ गए, या क्यों ग्रह उसकी कुंडली में 3 नीच के होकर बैठ गए। ये हमारी जो कुंडली है ये हमारा पिछला जन्म और आने वाला जन्म भी दर्शाता है। देखिए कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सभी को पता होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह कुंडली में अधिकतर नॉर्मल बैठे हुए रहते हैं। अगर नॉर्मल है तो कुल मिलाकर ठीक है, बढ़िया है, एवरेज कुंडली मानी जाएगी। लेकिन हमारे पिछले जन्मों के कारण, अगर हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो हमारी ही कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह उच्च के आकर बैठ जाते हैं। अगर कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के हैं तो वो कुंडली उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। और इसी तरह हमारे पिछले जन्मों के कारण कभी कभी हमारी कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह नीच के आकर बैठ जाते हैं। अगर हमारी कुंडली में कुछ ग्रह नीच के हैं तो निश्चित रूप से हमारा पिछला जन्म हल्का रहा होगा, कमजोर रहा होगा, गलत रहा होगा, जो हमारी कुंडली में 4 ग्रह नीच के आकर बैठ गए। अब देखिए,
अब हमें चलना तो पड़ेगा उसी कुंडली के अनुसार, लेकिन हम अपने जीवन में धर्म को अंगीकार कर कर ज्योतिष के उपायों को अपनाकर उन नीच के ग्रहों का प्रभाव कम कर सकते हैं और आने वाला भाव अपना सुधार सकते हैं। जी, और बताइएगा। अगर कार्यालय पे मेरी आवाज सुन रहे हो तो कुछ कुर्सी डलवा दीजिएगा, यहां पर हमारा हाउसफुल हो चुका है। जी हाँ जी, अभी माइक नहीं खुला आपका, आवाज ऑन कर लीजिएगा। भैया देखिए जरा माइक को। हेलो, क्या जैन धर्म के अनुसार पितृदोष कुछ है, और यदि किसी के परिवार में है तो उसका क्या निवारण है? बहुत अच्छे सीमा जी, क्या हमारी जैन कुंडली के अनुसार पितृदोष होता है, और होता है तो उसका क्या निवारण है? देखिए, इसको हम दो शब्दों में दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो जो सनातन ज्योतिषी होते हैं वो कुंडली में मानते हैं कि 27 तरह से पितृदोष बनता है। 27 तरह से, सूर्य के साथ शनि हो तो पितृदोष, सूर्य के साथ राहु हो तो पितृदोष, चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो तो पितृदोष, पंचम भाव में ग्रहण दोष बन गया तो पितृदोष। तो सनातन ज्योतिष की बात यह है, वो लोग मानते हैं 27 तरह से पितृदोष बनता है। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आज एक बहुत बड़े मंच से एक बात कह रहा हूं कि हमारे घर के आसपास जो शिव मंदिर होते हैं, दुर्गा मंदिर होते हैं, उसमें जो पुजारी होते हैं उनके पास एक पंचांग होता है। वो अपने मंदिर के एक अच्छे पुजारी तो हो सकते हैं, लेकिन वो सब ज्योतिषी हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन उनके पास एक पंचांग होता है और हम मानते हैं कि वो भी सब ज्योतिषी हैं, जबकि ये ज्योतिष का विषय एक अलग है। इसकी एक पढ़ाई होती है, एक डिग्री मिलती है। मुझे गर्व है, मैंने अब से 17 साल पहले भारतीय विद्या भवन जो दिल्ली कनॉट प्लेस में स्थित है उससे डिग्री ली है, और उसका इनॉग्रेशन भारतीय विद्या भवन का हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन जी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। वहां से मैंने डिग्री ली है। तो जो सनातन वाले हैं वो 27 तरह से मानते हैं कि पितृदोष होता है, लेकिन जैन आगम पितृदोष को नहीं मानता है। हाँ, पितृदोष जैसे जो दोष होते हैं उनका उल्लेख जैन ज्योतिष में जरूर है, जैसे सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, विष दोष, ये सब एक तरीके से उनके हिसाब से पितृदोष है। लेकिन हमारे तरह से ये अलग तरह से दोष है, इनकी अलग तरह से रेमेडी और शांति होती है। जी, कॉलोनी से सादरा से बोल रहा हूँ जी। कहते हैं जी, इस जन्म में जो हमें फल मिलता है वो पिछले कर्मों का मिलता है जी, पिछले जन्म का। तो जोशी इस जो कर्म इस जन्म में हमारे जो फल मिलेंगे वो कहाँ तक सहायक है जोशी विद्या? क्योंकि मिलना तो वही है जो हमारे पिछले जन्म का कर्म है जी, लेकिन ये सहायक कहाँ तक होंगे, मुझे ये पूछना बस आपसे। दिल्ली बिहारी कॉलोनी से भी हमारे बीच में है, उन्होंने एक जिज्ञासा रखी है कि एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन रखिएगा। इस जन्म में जो हमें मिलते हैं पिछले कर्मों के फल मिलते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, क्या जोशी विद्या इस कर्म को, मतलब जो हमारे सुख दुख आते हैं, क्या उसमें कितनी सहायक है ये विद्या? बहुत अच्छे, बस ये जान कि हम इस जीवन में जो फल भुगत रहे हैं वो 100% पिछले जन्मों का ही फल भुगत रहे हैं। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों के इस समय में उदय आ जाते हैं, और कुछ कर्म इस जन्म के ही होते हैं जो जिसका फल हमें साथ के साथ भुगतना पड़ता है। और अगर हम इस जन्म में नहीं भुगतते तो वो अगले जन्मों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जैन आगम का भी मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि हमें कर्मों को तो अपने काटना ही पड़ेगा। जब हम सब कर्मों को अपना काट लेंगे तो हम सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे बीच में हमारे कर्म हैं, चाहे वो पिछले हैं या इस जन्म के हैं, हमें कर्म काटने ही पड़ेंगे। ज्योतिषी उपाय को हम
अपना कर पिछले जन्मों के जो कर्म है उनका भी प्रभाव कम कर सकते हैं और इस जन्म के जो कर्म है उनका भी क्षय काफी अंशों तक कर सकते हैं। जी सीमा जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। अब मेरा प्रश्न ये है कि दान के लिए किसी निश्चित दिन का होना जरूरी है या हम कभी भी कर सकते हैं? जैसे कि बोला जाता है संक्रांति वाला दिन दान के लिए अप्रोप्रिएट होता है, क्या ये सही है? जी, लेकिन क्या इसके अलावा भी हम कोई दान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये अलग अलग कुंडली विश्लेषण का विषय है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रह नीच का बैठा हुआ है, तो हमें रविवार को उससे संबंधित दान करना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो हमें सोमवार के दिन उससे संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। अगर हमारा मंगल नीच का बैठा हुआ है तो हमें मंगलवार को उससे संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। बुधवार, अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो बुध से संबंधित वस्तु का दान हमें बुधवार को करना चाहिए। इसी प्रकार 7 दिन होते हैं, शनि से संबंधित शनिवार को। बात रह जाती है 2 ग्रह राहु और केतु, तो राहु केतु से संबंधित दान हम मंगलवार और शनिवार को कर सकते हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, कुंडली में जो ग्रह नीच का बैठा हुआ होता है, मैं आपको बता दूं, उसका कभी हमें रतन धारण नहीं करना चाहिए, उसका हमें दान करना चाहिए। वो मैंने आपको बता ही दिया है, वो कुंडली विश्लेषण का विषय है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो उस दिन हम उस दान अवश्य कर सकते हैं। अभी 2 मिनट रुक जाइएगा राजीव जी, आइएगा। देखिए, कई बार बड़ा प्रोग्राम होता है, भूल भी हो जाती है। हमारे परिषद के सबसे कर्मठ हमारे सदस्य और हमारी इस यात्रा के संयोजक, परिषद की यात्रा के संयोजक जो सदैव बने रहते हैं, श्री सुशील जैन जी बुराड़ी दिल्ली से हमारे बीच आते हैं। और कई बार अपनों को हम भूल जाते हैं, अपनों को बुलाने में हम भूल जाते हैं, तो मैं क्षमा याचना सहित उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आएं और अनुरोध करता हूं अपने प्रधान जी से, संयोजक महोदय से, संरक्षक महोदय से, वो हमारे सुशील जी का स्वागत करें।